स्वागत है आपका एक बार फिर से लेक्चर नंबर 12 में। तो लेक्चर नंबर 11 में हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को देखा, ठीक है, फुल डिटेल में। ठीक, उनकी वोल्टेज इक्वेशन, उनकी करंट इक्वेशन, उसकी एनर्जी क्राइटेरिया है, मतलब क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, डीसी के केस में, स्टडी स्टेट में क्या, स्विचिंग के टाइम पे कैसा बिहेव करता है वो, ठीक है। उसमें हमने दो नए टर्म सीखे, परमेबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 11 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, फुल कोर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, उसमें आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी इंडक्टर और कैपेसिटर तक डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 12वां लेक्चर देखते हैं आज। तो लेक्चर नंबर 12 में आज जो हम शुरू करने चल रहे हैं वो शुरू करने चल रहे हैं सर्किट एनालिसिस, ठीक है, सर्किट एनालिसिस। अभी हम डीसी सर्किट के एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं डीसी सर्किट एनालिसिस। डीसी सर्किट एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, अब सर्किट के एनालिसिस शुरू करने चल रहे हैं, डीसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो डीसी सर्किट एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, ठीक। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद कुछ बेसिक रूल्स, जैसे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग केसीएल केवीएल कहते हैं, वो हम जानेंगे। फिर करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ेंगे। फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि कैसे सोर्स को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स बना सकते हैं, कैसे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी जो बेसिक नाम हम लोग यूज करेंगे अपने सर्किट एनालिसिस में, उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए। जब हम किसी का नाम, जैसे हम कहें नोड, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए नोड मतलब क्या है। हम बोले ब्रांच, तो ब्रांच मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला मेश, तो मेश का मतलब आपको पता होना चाहिए। लूप मैंने बोला तो लूप का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो बात आता है सर्किट का, कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। सर्किट बोले हैं लोग, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हैं, तो इसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली इंटरकनेक्शन है, ठीक है, किसका? एलिमेंट्स का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्स का ऐसा इंटरकनेक्शन जो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है, जो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सर्किट, ठीक है। ये क्या है? ये है अ क्लोज पाथ, अ क्लोज पाथ। इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि ये मेश भी कहते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग समझो कि मेश क्या है। क्लोज पाथ और मेश इन विच current is flowing, जिसमें करंट फ्लो करती है। अभी आप समझते चलिए, फिर जो है अभी मैं डायग्राम बना के, सर्किट बना के आपको डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ठीक, अब दूसरी बात जो आती है वो होती है, मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट, ठीक है। तो वो क्लोज पाथ क्या होगा? बेसिकली वो इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा। एलिमेंट्स में जैसे हमारे आरएलसी है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, ठीक है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, करंट सोर्स है, ये सब, ठीक, वो लोग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला जो हमारा टर्म आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। नेटवर्क, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है? जब हम कई सारे सर्किट्स को आपस में जोड़ देते हैं, जब कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे, तो जो हमको एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये क्या है? बेसिकली ये है इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट्स, हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स। इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है या सर्किट है, ठीक है, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क की हम लोग बात कर सकते हैं, हमारा पूरा इंडिया एक नेटवर्क है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स, जैसे हमारे राज्य, ठीक है, राज्य क्या है? वो छोटे छोटे सर्किट्स हैं, ठीक। और अगर उन सभी राज्यों को जोड़कर अपना भारत देश देखा जाए तो भारत देश क्या है? पूरा एक नेटवर्क है। तो भारत देश हो गया पूरा नेटवर्क, और उसके जो सब सेक्शंस है, यानी जो राज्य हैं, वो क्या हो गए? सर्किट्स। तो सर्किट्स एक नेटवर्क का एक छोटा पार्ट है, यानी एक भाग है, ठीक है।
सर्किट क्या है, नेटवर्क का एक छोटा भाग है। तो वो सारे सर्किट्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। जब बहुत सारे सर्किट्स को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है वो नेटवर्क। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि हर एक राज्य एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और सारे सर्किट्स को जोड़ के एक देश बनता है, जो कि भारत देश है, हमारा प्यारा देश, वो क्या कहलाएगा, हमारा नेटवर्क। तो ये हो गया नेटवर्क। ठीक, अब बात आती है तीसरे बात की। ठीक है, अब बात आती है ब्रांच की। ब्रांच क्या होती है? ठीक है, तो बेसिकली ब्रांच जो हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बात करेंगे तो हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे एक इंडिविजुअल ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो एवरी एलिमेंट treated as branch such as, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, हमारा आर, एल, सी एटसेट्रा। तो ये सर्किट में जहां जहां भी लगे होंगे, जहां वोल्टेज सोर्स लगा होगा वो एक ब्रांच जैसा ट्रीट किया जाएगा, जहां करंट सोर्स लगा होगा एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, जहां एक रजिस्टर लगा होगा वो एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, जहां सी लगा होगा वो ऐसा ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, जहां पे इंडक्टर लगा होगा वो एक ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी हम लोग सब सर्किट बना के समझेंगे, अभी आप जो है थ्योरी का पोर्शन समझते चलिए। ठीक, अब अगला टर्म आता है नोड का। नोड क्या होता है? नोड बेसिकली जो है वो है इंटरकनेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कनेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कॉम जहाँ पे ये हमारी ब्रांचेस आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक ब्रांचेस जहाँ पे आपस में जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इंटरकनेक्शन point of two or more than two branches is known as node। अब आगे समझते हैं। अब बेसिकली नोड हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल नोड, एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ये हो गया सिंपल नोड, ये हो गया प्रिंसिपल नोड, ठीक है। एक सिंपल नोड है, एक प्रिंसिपल नोड है। सिंपल नोड क्या है? वो नोड जहां पे केवल दो ही ब्रांचें आपस में जुड़े, ठीक है, जहां पे दो ही ब्रांचें आपस में जुड़े उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल नोड। और जहां दो से ज्यादा ब्रांचें आपस में जुड़ती हैं यानी इंटरकनेक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली टू ब्रांचेस कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्टेड, ठीक है। जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होंगी उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल नोड, जहां पे केवल एक ब्रांच कनेक्ट होगी उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल नोड। और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड होता है वो इन दोनों का सम होता है, यानी प्रिंसिपल नोड प्लस सिंपल नोड मिलकर क्या बनाते हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड। इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं आपको ताकि दिखाई पड़े। नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। नोट हो गया होगा, आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नोट तक आपने देख लिया। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी उसको हमने नाम दिया है बेसिकली कौन सा टर्म था वो 5 नंबर, ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया है मेस। मेस और लूप दोनों एक ही तरीके की चीज है, थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। ठीक, बेसिकली हमने बताया क्या सर्किट्स क्या होते हैं? क्लोज पाथ्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज पाथ्स। सर्किट क्या हो गए? क्लोज पाथ हो गए। ठीक, अब क्लोज पाथ दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्लोज पाथ हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज पाथ, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज पाथ, ठीक, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज पाथ, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज पाथ। तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज पाथ है इसको हम लोग बोलते हैं मेस, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? लूप। इसको बोलते हैं लूप और इसको बोलते हैं मेस, इंडिपेंडेंट क्लोज पाथ को मेस। तो मेस जो बेसिकली जो हमारा मेस है वो एक ऐसा लूप है या एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें कोई दूसरा क्लोज पाथ ना आए, ठीक है।
तो हमारा जो मेश है वो एक ऐसा क्लोज पाथ है, या हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा लूप है जिसमें उसके अंदर कोई दूसरा लूप इनकाउंटर ना हो सके या कोई दूसरा लूप इनक्लोज ना हो सके। तो इसका हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, ये हो गया कि मेश इज अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ को हम लोग लूप भी कहते हैं, इज अ लूप विच डज नॉट इनक्लोज एनी अदर लूप, जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो। ठीक, और सेम चीज जो हमारी लूप के केस में है, तो लूप एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें कोई इनक्लोज भी हो सकता है कोई लूप, या कोई लूप इनक्लोज नहीं भी हो सकता है। तो लूप क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली लूप हो जाएगा हमारा a closed path which may enclose or not any loop। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, वो क्लोज पाथ है जिसमें हम लूप कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेश जो है लूप का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो मेश क्या है, लूप का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता। तो वो लूप जिसमें कोई दूसरा लूप नहीं हो अंदर, यानी वो इंडिपेंडेंट हो या दूसरे लूप पे डिपेंड ना कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट टाइप क्लोज पाथ, और वो क्या कहलाएगा, मेश। और जो डिपेंड हो रहा हो यानी जिसके अंदर और भी लूप्स हो, ठीक है, लूप के अंदर लूप, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज पाथ, जिसका नाम हो गया क्या, लूप। ठीक, तो ये क्लोज पाथ दो टाइप के हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके नाम उसके आधार पे हमारे पास मेश और लूप मिले। ठीक है, तो अभी हमको मेश एनालिसिस पढ़नी है, फिर हम जो है नोडल एनालिसिस पढ़नी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको इतना पता हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर सर्किट देख के हम आपको समझाते हैं कि बेसिकली जो अभी तक आपने लिखा वो है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब मान लीजिए मैं कोई सर्किट ड्रॉ करने चल रहा हूँ आपके पास, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है लाइक दिस। अब मान लीजिए ये सर्किट आपको मिला, ठीक है, ये कोई नेटवर्क है, ये क्या है, आपको हमने एक नेटवर्क दे दिया, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमने दे दिया है। अब हम सारी टर्मिनोलॉजी को समझते हुए चलेंगे, जितनी टर्मिनोलॉजी हमने सीखी। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी वो क्या सीखी, सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट वो नेटवर्क है, वो क्लोज पाथ है जिसमें वो करंट हम फ्लो करना, जो करंट को फ्लो कराती है, जो करंट को फ्लो कराती है, वो हमारा छोटा सा मेश है। देखिए वहां पे मैंने मेश लिखा था, मेश आप समझ गए होंगे ना, मेश मतलब वो छोटा सा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेश। ठीक, वैसे ही हमारा सर्किट वो नेटवर्क का छोटा सा पार्ट है जो, यानी हम कह सकते हैं वो क्लोज पाथ है या वो मेश है जो करंट को फ्लो कराने देता है या करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन देखिए, ये आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही इसमें ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ऐसे इसमें ये वाले सेक्शन है। तो ये जो तीनों सेक्शंस आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सर्किट्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां बगल में ऐसे, तो ये आपका एक सर्किट है, ठीक है। फिर बगल वाला जो आपका पोर्शन है, यानी ये आपका दूसरा सर्किट है जिसमें ये ब्रांच कॉमन ब्रांच कहलाती है, ये कॉमन ब्रांच है। फिर ये तीसरा सर्किट है, ये जो आपका ऐसे बना हुआ है ये तीसरा सर्किट है। तो इस तरीके से ये तीन सर्किट्स हैं और ये तीनों सर्किट्स आपस में जो जुड़ के टोटल हमको ये दिख रहा है, ये आकृति जो टोटल हमको शेप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो एक पोर्शन है, यानी जो एक मेश है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट और तीसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गए, तीन। और ये जो पूरा इंटरकनेक्शन है, यानी तीनों इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, इसी जुड़ाव को इंटरकनेक्शन बोलते हैं। तो ये इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है, हमारा पूरा नेटवर्क। तो ये पूरा सेक्शन जो है हमारा नेटवर्क है। और इसमें जो ये इंडिविजुअल चीजें हैं, ये और ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती हैं हमारी सर्किट्स। ये है इलेक्ट्रिकल
सर्किट्स, और पूरा क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने टर्म पढ़ा उसका नाम क्या था, उसका नाम था, इसको मैं हटा दूं, अगला जो हमने टर्म पढ़ा वो था ब्रांच। क्या था वो, ब्रांच। तो ब्रांच के बारे में हमने क्या बताया, ब्रांच के बारे में हमने क्या बताया, ब्रांच के बारे में हमने ये बताया कि सर्किट का या नेटवर्क का हर एक एलिमेंट एक ब्रांच कहलाता है, यानी नेटवर्क का हर एक एलिमेंट एक ब्रांच कहलाता है। तो नेटवर्क में देखिए कितने एलिमेंट हैं, ठीक, एलिमेंट में मैंने क्या बताया, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो नेटवर्क में देखिए कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें, आप देख रहे हैं 8। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं लिखते चलता हूँ, बगल में यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग साथ में। तो यहाँ पे हमने देखा नेटवर्क कितने हो गए, एक नेटवर्क हमेशा एक ही होगा सारे सर्किट्स का। तो सर्किट कितने मिले हमको यहाँ पे, 3 सर्किट, कितने मिल गए, 3। अब हम लोग ब्रांच देखते हैं, कितनी ब्रांचें हैं। ब्रांच देखिए आप यहाँ पे, ब्रांच को क्या मतलब, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट क्या कहलाता है, ब्रांच। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कितने हमको ब्रांचें मिली, 8। कितनी ब्रांचें मिल गई, 8। तो यानी हमारे सर्किट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एज अ ब्रांच ट्रीट किए जाएंगे, कैसा, एज अ ब्रांच। हम ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट एक ब्रांच है, हर एक एलिमेंट एक ब्रांच है। ठीक, तो ब्रांच के बाद हमने क्या पढ़ा, ब्रांच के बाद हमने पढ़ा नोड। क्या पढ़ा हमने, नोड। अब नोड क्या होता है, नोड के लिए मैंने बताया कि इंटरकनेक्शन पॉइंट ऑफ ब्रांचेस, यानी ब्रांचें जहां आपस में जुड़ेंगी, दो या दो से अधिक ब्रांचें जहां जहां पे आपस में जुड़ी, से ये मान लीजिए ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, तो इन दोनों का इंटरकनेक्शन पॉइंट क्या हुआ, ये। तो यानी दो या दो से ज्यादा, ये दो है और अभी हम जोड़ सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा जो ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है हमारा, नोड। क्या कहलाता है, नोड। तो अभी हम लोग देखेंगे कितने नोड है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये आप देख रहे हैं दोनों एलिमेंट, इनका जो है इंटरकनेक्शन पॉइंट ये, ठीक, इसका इंटरकनेक्शन पॉइंट क्या, ये। इसको मैं बनाते चलता हूँ। अभी हम लोग प्रिंसिपल नोड और वो नोड भी समझेंगे, प्रिंसिपल नोड क्या है और सिंपल नोड क्या है। अब देखिए ये एक नोड मिल गया आपको, यहाँ पे 3 ब्रांच आपस में मुड़ रही, एक नोड ये मिल गया, तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे ये नोड नंबर 3, 3 नोड मिल गया। यहाँ पे देखिए 3 ब्रांचेस आपस में जुड़ रही है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ये एक हमारे ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, तो ये आपको इंटरकनेक्शन पॉइंट मिल गया, नोड नंबर 4। फिर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये आपस में यहाँ कहीं जुड़े होंगे बीच में, ये नोड नंबर 5, ठीक है। फिर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, ये क्या है, नोड नंबर 6। और देखिए ये सारे के सारे, ये हमारा शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरा जो है कॉमन एलिमेंट है, मतलब ये हमारे जो है, ये हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो नोड है, नोड नंबर 6, ये कॉमन नोड है, ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो जिस ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा होता है उसको हम लोग ब्रांच ट्रीट नहीं करते। ये क्या है, एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, यानी एक कंडक्टर जुड़ा हुआ है बस, ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ है। तो नोड नंबर 6 यहाँ भी है, वही नोड नंबर 6 यहाँ भी है, और वही नोड नंबर 6 यहाँ भी, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड है। कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड। तो हमको यहाँ पे आपको कितने हमको नोड मिल गए, नोड आप लोग देख सकते हैं कितने नोड है हमारे पास, 6। कितने नोड है, 6। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी मिल गई, 6। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कितने हमारे पास प्रिंसिपल नोड है और कितने हमारे पास सिंपल नोड है। तो हमने क्या बताया था प्रिंसिपल नोड के बारे में, प्रिंसिपल नोड के बारे में ये बताया था कि वो नोड्स जो केवल दो ब्रांचों के इंटरकनेक्शन पॉइंट से मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल नोड, और जो दो से ज्यादा यानी 3, 4, 5 जितने भी हो उनके इंटरकनेक्शन से जो पॉइंट मिलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल नोड। तो सिंपल नोड क्या थे, जहां पे केवल दो ही ब्रांचें आपस में जुड़ रही हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल नोड, और जहां दो से ज्यादा जुड़ रही हो उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। तो यहाँ पे देखिए नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 को आप देख पा रहे हैं, तो नोड नंबर 1 पे केवल दो ही ब्रांचें आपस में जुड़ रही है, एक ब्रांच ये, ब्रांच ये, तो ये कौन सा हमारा नोड है, ये सिंपल नोड है, ठीक। ब्रांच नंबर 2 पे देखिए, ब्रांच नंबर 2 पे मतलब नोड नंबर 2 पे देखिए कितने ब्रांचें आपस में जुड़ी हुई हैं, 3, तो ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, यानी दो से ज्यादा हो गई तो ये प्रिंसिपल नोड हो गया। अब नोड नंबर 3 पे भी देखिए 1, 2, 3 कितनी ब्रांचें जुड़ी हुई हैं हमारे पास, 3 ब्रांचें जुड़ी हुई, ये भी कैसा नोड हो गया, प्रिंसिपल नोड हो गया, ठीक है। ब्रांच नंबर 4 पे आइए, देखिए नोड नंबर 4 पे, तो एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, कितनी ब्रांचें जुड़ी हैं, केवल 2 ब्रांचें, तो ये हमारा सिंपल नोड हो गया, ठीक है। नोड नंबर 5 पे आइए, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट, एक हमारा ब्रांच ये जुड़ा हुआ है, एक ब्रांच ये जुड़ा है, केवल दो ही ब्रांच जुड़ी है, ये भी हमारा सिंपल नोड। अब यहाँ पे देखिए आइए हमारा ये नोड नंबर 6 पे, नोड नंबर 6 पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांचें जुड़ी हुई हैं, पहली ब्रांच तो ये है, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो नोड नंबर 6 पे कितनी ब्रांचें जुड़ी हैं, 4, तो यानी दो से ज्यादा, यानी क्या क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल नोड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3 सिंपल नोड है और 3 प्रिंसिपल नोड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिंपल नोड कितने हो गए हमारे पास सिंपल नोड जो मिले वो कितने मिले,
3 और प्रिंसिपल नोड जो मिले, प्रिंसिपल नोड जो हमको मिले वो मिले 3। तो टोटल जो हमको देख सकते हैं जोड़ जोड़ के कितना मिलेगा ऊपर 6। तो इतने हमको ये मिल गए। आगे बढ़ते हैं, नोड भी हमने जान ली, हमने बाकी सब भी जान ली। अब मैं इसको PS हटा देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेश की। क्या किसकी बात आती है? मेश की, फिर लूप की। अब देखिए मेश क्या होता है। मेश हमने क्या बताया, वो क्लोज्ड पाथ, ठीक है, वो क्लोज्ड पाथ जिसमें कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ ना हो। ठीक है, वो क्लोज पाथ जिसमें कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेश। क्या कहलाता है वो? मेश। तो जैसे हमारा मेश, ये देखिए, ये हमारा एक मेश है ये। अब इसमें देखिए तो कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है। अगर हम लोग क्लोज पाथ देखें तो केवल यही एक हमको क्लोज पाथ दिख रहा है। कोई दूसरा क्लोज पाथ है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा हो गया मेश नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखिए ये ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ये हमारा मेश नंबर 2। ठीक है, ऐसे ये देखिए ये, अब इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, ये कितना हो गया? मेश नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 के अलावा पॉसिबल नहीं है। अगर अब हम कोई ऐसा क्लोज पाथ बनाते हैं, मान लीजिए ये हमने ऐसे क्लोज पाथ बना दिया, ये ऐसा, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये लेकिन इसमें हम क्या क्या देख पा रहे हैं कि अंदर 2 हमारे क्लोज पाथ इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो ये हमारा कोई मेश नहीं है। तो मेश में हमने क्या बताया कि मेश एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें अंदर कोई दूसरा लूप ना आए, या हम लोग कह सकते हैं मेश एक ऐसा लूप है जिसमें कोई दूसरा अंदर लूप इनक्लोज ना हो, यानी उसके अंदर कोई दूसरा लूप समाहित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मेश हमको मिल गए? मेश मिल गए हमको 3। तो मेश कितने हो गए? मेश हो गए 3। अब देखिए लूप, लूप क्या हो सकते हैं? लूप वो क्लोज पाथ है जिनमें हम लोग कोई दूसरे लूप इंक्लूड भी कर सकते हैं, जिनमें हम लोग कोई दूसरे लूप इंक्लूड भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो लूप देखिए, एक 3 तो जो हमारे मेश है सारे के सारे हमारे मेश लूप है, लेकिन सारे के सारे लूप हमारे मेश नहीं है। ठीक है, यानी सारे के सारे जो हमारे लूप हैं वो मेश नहीं है, लेकिन जितने भी मेश हैं वो सारे लूप है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये तीनों तो लूप की तरह कंसिडर होंगे। और देखिए हम लोग और भी लूप बना सकते हैं। कैसे? एक देखिए, एक ये हम बना सकते हैं ऐसे, ये लूप नंबर 4 हो सकता है। ठीक, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लूप नंबर 5 हो सकता है। ठीक, तो हम लोग और तमाम तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक लूप यहाँ पे मान लीजिए इसके बीच में यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ये ऐसे, तो ये लूप नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे लूपों की संख्या और बढ़ सकती है, और लूपों की संख्या क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो लूप हमारे क्या हो सकते हैं? वो ज्यादा हो सकते हैं। लूप हमेशा क्या होंगे? वो ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू मेश। तो कितने लूप हमने अभी तक बना लिए? एक हमने ये कंसिडर कर लिया, दूसरा ये कंसिडर कर लिया, ठीक है, तीसरा ये कंसिडर कर लिया, तो 3 3 6 ये हो गए। और ठीक, तो लूप हमको कितने मिल गए? 6। लूप कितने मिल गए? 6। तो लूप वो क्लोज पाथ है जिसमें और भी हमारे क्लोज पाथ इनक्लोज हो सकते हैं। तो ऐसे क्लोज पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप। और जिसमें हमारे और भी क्लोज पाथ इंक्लूड ना हो, वो केवल सिंगल क्लोज पाथ हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेश। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से इतनी चीजें समझ में आई होंगी। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक चीज नोट करके आप और लिख सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है ब्रांच नोड लूप में। ठीक, वो होता है ब्रांच बी इक्वल टू नंबर ऑफ लूप। ये नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लूप्स, इसको एल बोलते हैं, प्लस नंबर ऑफ नोड्स एन बोलते हैं -1। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बी इक्वल टू एल प्लस एन -1। तमाम परीक्षाओं में ये फार्मूला पूछा जाता रहता है। तो आप जो है इस फार्मूले को याद रखेंगे। इस फार्मूले में प्रश्न भी आते हैं कि आपको कभी कभी ब्रांच दे देगा, नोड दे देगा, पूछेगा कितने उसमें जो है नंबर ऑफ लूप्स होंगे, आप बताइए। ठीक है, ऐसे ऐसे फार्मूले में 2 डिफरेंट चीजें देके आपको तीसरी चीजें पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने सर्किट एनालिसिस में। अब जो बात आती है वो बात आती है किरचॉफ्स लॉ की। किसकी? किरचॉफ्स लॉ। खूब आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन आज फिर से पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे तरीके से, ताकि आप समझ पाए कि आखिर किरचॉफ लॉ क्या था, कैसे हमें उपयोग में लाना है उसका। ठीक है, तो ओम ने जब हमको नियम दिया एक कि किसी सर्किट में करंट वोल्टेज और रजिस्टेंस करंट वोल्टेज निकालने के लिए, तो वो जो हमारा नियम था वो जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट में थोड़ा अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मतलब अप्लीकेबल तो सब हो पा रहा था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे सर्किट थे उसमें उसको लगाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था
किरचॉफ, उनका पूरा नाम गैस्ट्रो करके कुछ था, रॉबर्ट गैस्ट्रो करके कुछ नाम था, पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा, जी आर किरचॉफ करके पूरा नाम था उनका, जी आर क्या था वो याद नहीं आ रहा है, फिर ये भी आप याद रखिए ऐसे किरचॉफ, किरचॉफ, ठीक है, इनको किरचॉफ के नाम से बेसिकली जाना जाता है, उनका फुल नेम था G.R. किरचॉफ करके। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक सिंप्लीफाइड तरीका हमको प्रदान किया, एक सिंप्लीफाइड तरीका दिया, दो तरीके दिए बेसिकली, एक क्या दो तरीके दिए जिसकी सहायता से हम सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। उन्होंने भी ओम्स लॉ का ही उपयोग किया, लेकिन एक हमको तरीका बताया, ठीक है, कुछ सुझाव दिए ओम्स लॉ में, और किस ओम्स लॉ को इस तरीके से थोड़ा हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे सर्किट जो है इजीली सॉल्व हो पाए। और उसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने ओम्स लॉ को और ड्राइव आगे बढ़ाया और हमको सर्किट सिंप्लीफिकेशन का या सर्किट एनालिसिस का एक नया तरीका दिया जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने बेसिकली हमको दो नियम दिए, ठीक है, आप सबने पढ़े होंगे किरचॉफ ने हमको दो नियम दिए। पहला जो नियम था उसका नाम था किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, पूरे जग में फेमस है ये, KCL के नाम से, खूब पढ़ा होगा आपने KCL, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो नाम हमको दिया लॉ, वो दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका नाम क्या हो गया, KVL। ये इन्होंने दो नियम दिए, ठीक, यही दो नियम हमको अब पढ़ने हैं, ठीक है, यही दो नियम पढ़ने। तो पहला नियम हम सबसे पहले पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हमने कहा KCL, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या बताया, किरचॉफ ने अपने करंट लॉ में क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर कोई लम्प्ड नेटवर्क है, ठीक है, अगर कोई लम्प्ड नेटवर्क है तो उस नेटवर्क के किसी भी नोड पर, उस नेटवर्क के किसी भी नोड पर जो करंट्स होंगी उनका अलजेब्रिक सम किसी भी टाइम जीरो होगा। क्या कहा इन्होंने, फिर से सुनिए, किरचॉफ ने बताया किसी भी लम्प्ड सर्किट में, लम्प्ड मतलब आप समझ रहे हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट मैंने बताया आपको, आप जाके टाइप ऑफ एलिमेंट, अगर आपको नहीं पता तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट वाला आप लेक्चर देखेंगे, वहां से आपको ये क्लियर होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात नहीं हो रही, किसकी, लम्प्ड की, याद रखिए, किसी भी लम्प्ड नेटवर्क में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट का मतलब नोड से, किसी भी लम्प्ड नेटवर्क में किसी भी नोड पर किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम जो करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है समेशन विद साइन, समेशन विद साइन, यानी उनके चिन्हों के साथ, यानी धनात्मक और ऋणात्मकता के साथ अगर उनका एडिशन करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। वो क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या बताया उन्होंने, समझेंगे। तो उन्होंने बताया क्या कि इन एनी लम्प्ड नेटवर्क, इन एनी lumped network, in any lumped network the algebraic sum of current at any node, किसी भी नोड पर, at any time, किसी भी समय पर, is जीरो, इज जीरो, ठीक है, ये थी उनकी ये स्टेटमेंट, ये उनका स्टेटमेंट था। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर इन्होंने स्टेटमेंट में कहा क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी लम्प्ड नेटवर्क के बारे में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में देखेंगे, ठीक। तो कोई भी अगर लम्प्ड नेटवर्क है, उस नेटवर्क का कोई भी नोड हम लोग ले लें, ठीक है, उस नेटवर्क के किसी भी नोड पर किसी भी समय जो करंट्स का सम होगा, कैसा सम, अलजेब्रिक सम नहीं, कैसा सम, अलजेब्रिक सम, यानी सम विद सिग्नेचर, ठीक है, यानी सम विद साइन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो सम विद साइन जो है वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, टोटल सम जो होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई भी सर्किट हम लोग ले लेते हैं, उसका कोई हम नोड ए कंसिडर करते हैं, दिस, ये हम लोग नोड कंसिडर करते हैं, ये, ठीक है। तो नोड ये हम मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी 3-4 ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, ये हमने मान लिया 3-4 ब्रांचेस, ये हमने मान लिया 4 ब्रांचें हैं, ठीक, हमने ले लिया लेट करंट इधर से आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, इधर से हमने मान लिया अंदर की तरफ
इधर से चलिए ठीक है, बाहर की तरफ गई I3, ये हो गया I4। ये हमने मान लिया कोई नोड है, ये N नोड है, ये इस नोड पे ये 4 करंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस नोड पर, इस कोई भी सर्किट हो सकता है, आप दोनों सर्किट भी देख के कर लेंगे, किसी भी सर्किट के किसी भी नोड पर, हमने सर्किट से एक नोड निकाल लिया, उस नोड पे मान लीजिए 4 ब्रांचें कनेक्टेड है, ठीक। तो कैसा नोड है? प्रिंसिपल नोड, अभी मैंने आपको बताया है। तो इस प्रिंसिपल नोड पे जितनी भी करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग है, उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? वो आएगा क्या? वो आएगा हमेशा 0। क्या आएगा? 0। तो ये यहाँ पे आता है इसका एल्जेब्रिक सम, आई एल्जेब्रिक इक्वल टू आएगा 0। एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 0। अब हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग देखिए, हमने क्या बताया था, करंट्स की डायरेक्शन लेने के, जब हमने करंट बताई थी तो हमने करंट की डायरेक्शन लेने के बारे में बताया था। मान लीजिए यहाँ पे जो नोड की तरफ आने वाली करंट्स हैं उनको हम लोग पॉजिटिव ले लें, और जो नोड से बाहर जा रही है, देखिए ये नोड है, इस पे इनकमिंग करंट कौन सी है? ये इनकमिंग करंट, दोनों इनकमिंग करंट यानी दो नोड की तरफ आ रही है, ये क्या हो गई? इनकमिंग करंट्स। और ये करंट्स क्या है? जो नोड से बाहर जा रही है। ये करंट्स क्या है? जो नोड से बाहर जा रही है। तो हम लोग मान लीजिए हमने इनकमिंग करंट्स को ले लिया पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट्स को क्या ले लिया? नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ये इनका अलजेब्रिक सम हो गया, यानी सम विद साइन, ठीक है। हमने साइन के साथ इनका सम कर दिया, यही चीजें लिखी हुई है। तो उस नोड का जितने भी ये हमारा सम था, ये क्या हो गया? 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिलेगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ये मिला, ठीक है। इसको भी आप नोट करिए, ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा ये नोड था, नोड पे इनकमिंग करंट थी 2, ऐसे ऐसे, ये थी I1, ये थी I2, ये 3, बाहर की तरफ जाने वाली I4, ये 3 I3, ठीक, ये करंट थी। वहां पे हमको पास एक्सप्रेशन मिला I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ये मिला, ठीक है। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि नोड पर आने वाली करंट का सम नोड पर जाने वाली करंट के सम के इक्वल है। देख रहे हैं आप, ये नोड पे आने वाली करंट है, इनका सम, और ये नोड से जाने वाली करंट, देखिए ये क्या है? दोनों लीविंग करंट है, यानी दोनों आउटगोइंग करंट है। नोड से आउटगोइंग जो करंट है उनका सम नोड पे इनकमिंग करंट के बराबर है। तो ये दोनों आउटगोइंग करंट है, दोनों इनकमिंग करंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी नोड, किसी भी नोड पर। तो एक और डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं केसीएल की, कि किसी भी नोड पर किसी भी टाइम पर जो इनकमिंग करंट्स का सम होगा वो आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर होगा। यानी किसी भी नोड पर जितनी करंट एंटर कर रही होंगी उनका जो सम होगा, उस नोड से जितनी भी करंट जा रही होंगी, यानी जितनी भी वहां से डिलीवर हो रही होंगी, उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है, उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमको एक चीज और पता चलती है, इससे ये पता चलती है कि इससे हम लोग Q इक्वल टू एनी लिख दें। I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू Q बाई टी। अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। Q क्या है? जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज, जो फ्लोइंग चार्ज है पर यूनिट टाइम में क्या कहलाता है? हमारा करंट कहलाता है। तो ये भी हमारे पास यहाँ से निकल के आया। तो यहाँ से निकल के आने के साथ साथ एक हमको और भी लॉ पता चलता है, वो हम लोग बताते हैं अभी। तो यहाँ पे ये देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उस नोड पे जितना भी चार्ज आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और उस नोड से जितना चार्ज जा रहा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है हमारा इस नोड पे एक्यूमुलेट नहीं होता, यानी चार्ज जो है हमारा नोड पे एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा नहीं होता है। जितना चार्ज आएगा वो उतना आगे चला जाएगा, यानी हमारे जो नोड्स हैं उस पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता, यानी चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। मतलब जितना चार्ज आया, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, जितना चार्ज उस नोड पर आया उतना चार्ज वहां चला गया। तो हमारा जो इसी सिद्धांत के आधार पर जो हमारा ये केसीएल है, उसका एक दूसरा लॉ है ये, जिसको हम लोग करते हैं कि लॉ ऑफ एनर्जी, सॉरी, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो जो हमारा केसीएल है उसको हम लोग लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो इस नाम से भी आपको प्रश्न मिल जाते हैं परीक्षाओं में कि हम लोग केसीएल को
कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं? वो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देगा, या उसके साथ कुछ और देगा, एक नन ऑफ दीज देगा। तो जो केसीएल है हमारा किस पे बेस्ड है? वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। देखिए यहाँ पे जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, यानी चार्ज को जो है कहीं हम लोग एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, जितना चार्ज इनकमिंग था उतना चार्ज आउटगोइंग हो गया। वही मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला केस है। जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही चार्ज भी ना कहीं पे मतलब क्रिएट किए जा सकते हैं, ना कहीं पे डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। चार्ज केवल फ्लो होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये इसको हम लोग दूसरे नाम कैसे क्या जानते हैं? लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हटाइए फिर हम लोग इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग केवीएल देखें। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखते हैं। किरचॉफ ने अपने वोल्टेज लॉ में क्या बताया? किरचॉफ ने अपने वोल्टेज लॉ में ये बताया कि कोई भी क्लोज नेटवर्क, हमें चलिए एक क्लोज नेटवर्क बनाते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं, या क्लोज पाथ बनाते हैं, लेट लाइक दिस। ये हमारा क्लोज पाथ बन गया, एक हमने सर्किट तैयार कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने एक क्लोज सर्किट तैयार कर लिया। अब ये क्या बताते हैं? अब ये बताते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट में, ठीक है, किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट और रेजिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है उनका एल्जेब्रिक सम, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है उनका एल्जेब्रिक सम वो इक्वल होगा उस हमारे क्लोज पाथ में जो अप्लाइड ईएमएफ होगा उसके। किसके इक्वल होगा? जो अप्लाइड ईएमएफ होगा उसके। ठीक है, यहां मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि इन एनी क्लोज्ड पाथ, इन एनी क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ में, ठीक है, मेश की बात कर रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज मेश में या लूप में, इन एनी क्लोज्ड पाथ, जहां पे क्लोज हो, इन एनी क्लोज्ड पाथ और इन एनी नेटवर्क द algebraic sum of product of current and resistances is equal to the EMF applied in that loop or closed path, ठीक है, उस में जो EMF अप्लाइड होगा उसके क्लोज पाथ में उसके इक्वल हो गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ में EMF और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ में जो EMF यानी जो हमारा कोई सोर्स लगा होगा, ठीक, उसका पोटेंशियल प्लस हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0। उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो भी हमने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा वोल्टेज है V, इस रेजिस्टेंस के कारण करंट निकला I, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा? I इंटू R1, यहाँ पे जो होगा I इंटू R2, यहाँ पे जो होगा I इंटू R3। तो अभी हम लोग पैसिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। हम लोग अगले लेक्चर्स में या उसके बाद वाले लेक्चर में पैसिव साइन कन्वेंशन कायदे से देखेंगे। तो ये हमने ऐसे कंसीडर किया। तो ये हमारा क्या हो गया? अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ EMF कितना है हमारे पास? यहाँ पे V, और वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, यानी जो हमारा करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? I R1 माइनस प्लस हो जाएगा I R2 प्लस I R3। देखिए तीनों सीरीज में, इसलिए करंट तीनों में सेम है। ये हम लोग ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया? ये हमारी डेफिनेशन बता रही है कि जो उस लूप में, इस क्लोज पाथ में जो अप्लाइड EMF है वो इन सभी के जो प्रोडक्ट है, यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उन सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर। ये तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस I R1 माइनस I R2 माइनस I R3 इक्वल टू 0। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो टोटल पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें जो टोटल वोल्टेज है, टोटल पोटेंशियल है, उसका समेशन क्या आएगा? हमेशा 0। इसीलिए इसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और उसका नाम था किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। वहां पे करंट का सम 0 हो रहा था, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल का सम 0 है। यानी किसी भी लूप में
किसी भी क्लोज पाथ में अगर हम लोग विद साइन यानी अलजेब्रिक सम करें पोटेंशियल्स का तो क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल। और जैसे वो था हमारा अभी जो हमने देखा, वो हमने क्या बताया कि वो कंजर्वेशन ऑफ किस पे था, चार्ज पे। और ये जो हमारा है ये है, यहाँ पे मैं बगल में लिखता हूं, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नोट करके इसको लिख लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड लॉ है वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी जो है पूरी कंजर्व रहती है। ठीक है, एनर्जी पूरी कंजर्व रहेगी। तो सेकंड यानी केवीएल जो है हमारा वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, और जो केसीएल है हमारा वो हमारा क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब एक पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे इसके साथ में, एक पॉइंट नोट करके ये लिखेंगे। अब इनकी थोड़ी वैलिडिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। नोट में लिखेंगे ये कि जो हमारे केवीएल और केसीएल है ये केवल लम्प्ड में लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में नहीं लगेंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ये एप्लीकेबल नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई यानी मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के बारे में हम लोग बात करने लगेंगे फ्रीक्वेंसी के, तब भी हम लोग केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं करते हैं। तो केवीएल एंड केसीएल इज आर नॉट एप्लीकेबल, आर not applicable at high frequencies and in distributed networks। ठीक है, तो इन दोनों नेटवर्क्स में हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे, केवीएल और केसीएल को हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक दो कुछ करंट के एग्जांपल्स देखते हैं केवीएल केसीएल के। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए केसीएल के लिए। मान लीजिए हमको क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ, ये यहाँ पे कुछ करंट हमको दे दिया 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट दे दिया 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट दे दिया 6 एम्पियर, यहाँ पे करंट दे दिया हमारे पास कुछ 3 एम्पियर। ठीक है, इसको करंट मान लिया I2, इसको मान लिया I1। अब आपसे पूछेगा करंट बता दे, I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या लगाएंगे, केसीएल। क्या लगाना है हमको, केसीएल। तो केसीएल सबसे पहले नोड 1 पे लगाएंगे, नोड 1 पे केसीएल लगाएंगे। इसको नोड 1 मान लीजिए, ये नोड 2, दो ही नोड दिख रहे हैं, एक कनेक्शन पॉइंट ये है, एक कनेक्शन पॉइंट 1 है। तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे जैसे हम केसीएल लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, ये और ये, देखिए दोनों नोड की तरफ आ रही है, तो दोनों कैसे होंगे, इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या होगा, ये दोनों आउटगोइंग करंट है। हमने क्या बताया था, इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। इनकमिंग करंट कौन सी है, ये दोनों। तो 3 + 5 किसके इक्वल हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है, 6 + I, तो 6 + I1। तो I1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 9, ये हो गया 5 3 8 और ये 6। तो I1 हमारे पास कितना आ गया 2 एम्पियर। एक आंसर हमको मिल गया कितना, 2 एम्पियर। ठीक, अब हम कहाँ पे, इस नोड पे करंट जानी है, तो इस नोड पे हमको केसीएल लगाना पड़ेगा। तो अप्लाई नोड एट केसीएल 2, अप्लाई नोड एट, अप्लाई केसीएल एट नोड 2, नोड 2 पे केसीएल अप्लाई करेंगे। जब नोड 2 पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो आप देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है यहाँ पे 6 एम्पियर, आउटगोइंग करंट क्या है, दोनों की बाहर जा रही है नोड से, दोनों कैसे आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हो गई हमारे पास 6 एम्पियर, आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगी 3 + I2 इक्वल टू, इसको ए हटाइए यहाँ पे, 3 + I2। तो I2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया 3 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग केसीएल का उपयोग करेंगे। ठीक है, करंट्स को निकालने के लिए। अभी तो ये हमने ऐसे नोट्स आपको दे दिए, आगे चल के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम लोग सर्किट्स होंगे हमारे पास ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ सर्किट्स मिलेंगे आपको, वहां पे हमको केवल केसीएल लगाना होगा। तो वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था केसीएल का जो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब एक बेसिक एग्जांपल केबल का समझ लेते हैं, केबल कैसे अप्लाई करते हैं। जो अभी हमने एग्जांपल जो मैंने बनाया था वही मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल। ये मान लीजिए यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ये है 10 वोल्ट की। ठीक है, ये हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है।
और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब हमको करंट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे करंट आई निकालनी है। तो हम लोग केवीएल हमने क्या बताया था कि जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, या सब का एल्जेब्रिक सम जो क्या होगा, जीरो। तो हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग एल्जेब्रिक सम इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो विद साइन, तो पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। और रजिस्टर में जिधर से करंट इंटर करती है, रजिस्टर में जिधर से करंट इंटर करेगी उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जिधर से निकलेगी उसको नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे इंटर करेगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो याद रखिएगा, जो भी हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है उसमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और पैसिव एलिमेंट्स में नेगेटिव से। तो पैसिव साइन कन्वेंशन के अनुसार रजिस्टर्स ये हमारे इंडक्टर या कैपेसिटर किसी में भी जिस टर्मिनल से करंट एंटर कर रही होगी उसको हम लोग प्लस लेंगे, अगले जिस से निकलेगी उसको नेगेटिव लेंगे, इसलिए हमने ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्या हो गया 10। ठीक, अब जिस टर्मिनल से हमारी करंट निकलती है उसका हम लोग साइन लेते हैं। तो पहले वाले में किधर से निकल रही है, पॉजिटिव से, तो हमने ले लिया पॉजिटिव, माइनस। अब इसमें किस टर्मिनल से निकल रही है, माइनस से, तो हम लोग ले लिया माइनस। तो माइनस 5 इंटू आई, हमने मान लिया आई करंट फ्लो कर रही है, तीनों सीरीज में, तो तीनों में आई आई फ्लो करेगी, 5 इंटू आई। फिर हमने अगले रजिस्टर में पहुंचे, देखिए आप किधर से करंट निकल रही है, माइनस से, तो माइनस 2i। फिर हम लोग पहुंचे यहाँ पे, तो यहाँ पे किससे निकल रही है, 3i। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस 3i। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इन सब का समेशन कर लेंगे सेम साइन से, देखिए कितना हो गया 10i माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास i इक्वल टू क्या आ गया, 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग केवीएल को अप्लाई करेंगे अपने सर्किट्स पे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे हम लोग जब सर्किट्स के अपने एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कशन सेक्शन में, तो डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।